नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर 2.0 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। साथियों, बीपीएससी द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती के द्वितीय चरण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जिसके तहत कक्षा 6 से लेकर 12 तक के अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। तो इस परीक्षा में जो जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे तो उन्हीं प्रश्नों के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अब तक हमने कुल 5 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है, तो आज है छठा प्रैक्टिस सेट। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। और पहला प्रश्न है आज का कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है। साथियों, जो पंचतंत्र है लेखक कौन है ये हमें बताना है, तो विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक या रचयिता विष्णु शर्मा है और पंचतंत्र को नीति कथाओं में प्रथम स्थान भी प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। तो एक देवगढ़ का मंदिर है जो झांसी के पास है, एक गढ़वा मंदिर है जो इलाहाबाद के पास है। इनमें जो मूर्तियां बनी हैं वे किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं, तो गुप्त कला, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। साथियों, ये गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो बताइए साथियों, तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका शासनकाल लगभग 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक था। ये गुप्त वंश के प्रथम शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है। तो साथियों, समुद्रगुप्त को। किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन, ये जो उपाधि है या उपमा है, ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है। तो साथियों, कुल 9 शासकों का जिक्र किया गया है, आर्यावर्त के कुल 9 शासक। आगे है कि प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था। तो जो इलाहाबाद प्रशस्ति है तो इसका लेखक हरिशेर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रयाग प्रशस्ति भी इसे कहते हैं, हरिशेर द्वारा लिखित है। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है अथवा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है। तो साथियों, इलाहाबाद अभिलेख में ही, जो हरिशेर द्वारा रचित है, इसी के द्वारा समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आगे कि किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। तो बताइए वो कौन सा वंश है। तो वो है गुप्त वंश। दिए गए विकल्पों में सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गुप्त वंश। गुप्त वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया। वहीं अगर शासनकाल की बात की जाए तो 275 ईस्वी से लेकर 5 से 50 ईस्वी तक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो साथियों, ये गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, यानी कि दान कर दिया था सबसे अधिक ग्राम यानी गांव को। तो वो वंश कौन सा है? वो है गुप्त वंश, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। बताइए साथियों, तो जो भूमि राजस्व यानी टैक्स की दर थी वो थी उपज का छठा भाग। तो उपज का छठा भाग यह भूमि राजस्व की दर हुआ करती थी। आगे है कि गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित है। तो गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्राएं हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता था। तो दीनार। किस नाम से? आप सभी जानते होंगे, नाम सुने भी होंगे कि दीनार स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकाल का एक मंदिर है। तो बताइए साथियों, गुप्तकाल का मंदिर इसमें से कौन सा है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर फेमस मंदिर है। कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग जरूर याद रखिएगा
कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो कि गुप्त काल का मंदिर है। आगे के निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो उस बंदरगाह का नाम हमें बताना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह। कौन सा साथियों? ताम्रलिप्ति बंदरगाह। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के ही कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो साथियों आर्यभट्ट द्वारा यह बताया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे कि किस प्रकार भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो वो कौन सी भूमि थी जिसे अपृहत कहा जाता था गुप्त काल के समय? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत के नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो अलग अलग एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है कि फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि जिसने धारण किया था, इसी के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कि मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का जो चंद्र है वो किससे संबंधित है? तो मेहरौली लौह स्तंभ में एक चंद्र नामक शासक का जिक्र आता है। तो ये जो चंद्र शासक हैं ये कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय ही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है कि किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इस कारण शकारी कहलाया? शकारी साथियों इसका अर्थ होता है शक का अरि, अरि यानी कि शत्रु होता है। तो शकारी उपाधि धारण किया, शकों को पराजित किया। तो ऐसा करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों कौन कौन सा? सोपारा, काम्बे और बड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया है? तो साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य सही जवाब हो जाएगा। आगे कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी? तो वो कौन से गुप्त शासक थे जिन्होंने अपने बड़े भाई को ही मारकर शासन प्राप्त किया था, सत्ता प्राप्त किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने ही ऐसा किया था। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया वे कौन थे? तो हूणों को पराजित करने वाला गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, जिसका उल्लेख हमें भीतरी अभिलेख से मिलता है। और हूणों को पराजित करने के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने एक उपाधि धारण की, उसका नाम है क्रमादित्य। याद रखिएगा साथियों, विक्रमादित्य नहीं है, क्रमादित्य उपाधि है, जो कि किसने धारण किया? स्कंदगुप्त ने। कब? हूणों को पराजित करने के बाद में। आगे एक मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? महत्वपूर्ण है, विशाख दत्त लेखक हैं और विशाख दत्त की प्रसिद्ध पुस्तक है मुद्रा राक्षस। इसके साथ ही साथ देवी चंद्रगुप्तम भी विशाख दत्त ने ही लिखा है साथियों। आगे है देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है? तो अभी हमने व्याख्या में देखा कि विशाख दत्त ने ही देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना की है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।